हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू इनोवेटिव इंस्टीट्यूट। हम चैप्टर 1 कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स में, जिसमें हम कर रहे थे नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इससे पहले हमने देखा इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, देन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। तो इस वीडियो में हम करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में दो वर्ड्स आ रहे हैं, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है ये हमने देख लिया है। बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? ऐसी एक्टिविटी जिससे हम अपनी इनकम अर्न करते हैं, ठीक है। और मेन इसमें फैक्टर क्या होता है बिजनेस में? हम एक इनपुट को दूसरे इनपुट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल लेके कोई प्रोडक्ट बना देते हैं या कोई हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका बिजनेस है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की थ्योरी, ठीक है। इकोनॉमिक्स की थ्योरी को अगर हम बिजनेस डिसीजंस में अप्लाई करते हैं, हमें बिजनेस में कई तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो उन बिजनेस डिसीजंस में अगर हम इकोनॉमिक थ्योरीज को अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इस फील्ड को, इस ब्रांच ऑफ स्टडी को बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जैसे आपका गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम यहां पर बात कर रहे हैं सिर्फ बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, ठीक। तो ये क्या है? एक अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसे हम क्या बोलते हैं? अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में इकोनॉमिक्स की थ्योरी को, सॉरी, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को बिजनेस डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारा हो जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड इकोनॉमिक मेथड्स टू द एनालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय बिजनेस फर्म्स, ठीक है। तो emphasis of business economics is on managerial decision making rather than on predicting the equilibrium position of an industry। तो हम एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम एक सिर्फ एक सिंगल फर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो सिंगल बिजनेस फर्म जो है अपने डिसीजंस कैसे ले रही है, बिजनेस डिसीजंस में जो है इकोनॉमिक थ्योरीज का कैसे यूज कर रही है। बिजनेस डिसीजंस, कौन कौन से बिजनेस डिसीजंस होते हैं? शॉर्ट रन, लॉन्ग रन से रिलेटेड। शॉर्ट रन से रिलेटेड डिसीजंस हो जाएंगे प्राइस और आउटपुट का डिसीजन, ठीक है। डिमांड का डिसीजन, डिमांड का डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन करने से पहले हमें ये पता करना होता है कि हमारे गुड्स की डिमांड कितनी है, हम उतना ही गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, उससे फालतू तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, उससे कम भी नहीं करेंगे। तो हमें एक एस्टिमेट चाहिए होता है कि इतना गुड्स हमारा बिक जाएगा, यानी हमारे गुड्स की डिमांड क्या है। तो उसके लिए हम डिमांड की स्टडी करते हैं। तो जब हम आउटपुट बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारा प्राइस भी डिसाइड होता है। क्लियर? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी हम इस्तेमाल करें, कौन सी मशीन्स का इस्तेमाल करें, एटसेट्रा। एडवर्टाइजिंग, किस तरह से एडवर्टाइजिंग की जाएगी, ये सारे, मतलब ये कुछ ही की हैं। सारे बिजनेस डिसीजन हमने लिस्ट आउट नहीं करे, वो लिस्ट आउट करना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं आपके लॉन्ग रन में जो डिसीजंस लिए जाते हैं। लॉन्ग रन में एक बिजनेस फर्म क्या डिसीजन लेती है? प्रोडक्शन का लॉन्ग रन जो एक आपका गोल होता है, ठीक है, कि हमें इस लेवल पर अचीव करना है, इन्वेस्ट करना है, आपको असेट्स परचेज करने हैं, मशीन परचेज करनी है, वो आपकी लॉन्ग रन में चलेगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो आपके बिजनेस डिसीजंस हो जाएंगे, ये आपके लॉन्ग रन बिजनेस डिसीजंस हैं। क्लियर? तो ये आपके बिजनेस डिसीजंस हैं जिसमें हम इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक मेथड्स, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स।
बिजनेस इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि आप एक सिंगल फर्म की स्टडी कर रहे हो। ये एक नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फैक्ट्स को स्टेट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? हमने देखा था पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था। तो नॉर्मेटिव साइंस क्या करता है, हमें वैल्यू जजमेंट करता है। हमारी यहाँ पे वैल्यू जजमेंट क्या है, हमारा ओपिनियन क्या है, या हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा, ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइज कैसे होगी। हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं चाहिए, मुझे ये जजमेंट भी करना है यहाँ पर। क्लियर? तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, क्योंकि बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है, तो यानी हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। फिर आता है प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है? एक होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी जो सिंपली डिस्क्राइब कर रहा है इवेंट्स को, कि ऐसे ऐसे ये इवेंट हो रहे हैं। प्रिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है, जैसे हम जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। वो क्या होता है, हमारे उन सिम्टम्स जो हमें नजर आ रहे हैं, हमारी बीमारी के जो सिम्टम्स या लक्षण जो नजर आ रहे हैं, उसके लिए डॉक्टर अपने सुझाव देता है कि ये काम करो, इससे आपका जो है कंडीशन जो है ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये सिम्टम्स गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसी तरह से आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करता है, प्रिस्क्रिप्टिव है। वो प्रिस्क्राइब करता है, वो सजेस्ट करता है कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये उपाय करो जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। देन आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज। अब एक फर्म जो है आइसोलेशन में नहीं काम कर रही, ठीक है, वो एक बड़े फ्रेमवर्क में काम कर रही है। इकोनॉमी में जो कुछ भी घटना हो रही है, इकोनॉमी में जो कुछ भी इवेंट हो रहे हैं, चाहे वो बिजनेस साइकिल्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, या कुछ भी इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, वो सब का इफेक्ट आपकी बिजनेस फर्म के ऊपर पड़ेगा। क्लियर? तो यानी कि जो मैनेजर है, ठीक है, बिजनेस का जो मैनेजर है, जो भी डिसीजन मेकर है, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी इसमें यूज करना होता है। ठीक है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज इसमें करना पड़ता है। देन इट यूजेस द थ्योरी ऑफ फर्म। थ्योरी ऑफ फर्म क्या बताती है, हम किस तरह की मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। हमारी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन तो वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम मोनोपोली में काम कर रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काम कर रहे हैं, या फिर हम ओलिगोपोली में काम कर रहे हैं, हम किस कंडीशन में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको डिसीजंस लेने होते हैं। क्लियर? इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या हुआ, किसी सिर्फ एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है। उसमें आप सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हो, आप उसमें स्टैटिस्टिक्स का भी यूज कर रहे हो, आप मैथमेटिक्स का भी यूज कर रहे हो, आप उसमें सोशल साइंसेस का भी इस्तेमाल कर रहे हो, ऑपरेशन रिसर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हो आप। ठीक है। Then, आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, इट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। अब किसी सब्जेक्ट को हम साइंस बोल रहे हैं और आर्ट बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? साइंस क्या होता है, साइंस की बात करते हैं सबसे पहले। साइंस हम किसे कहते हैं? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसके कुछ अपने यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन यानी एम्पिरिकल एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। एम्पिरिकल एविडेंसेस का क्या मतलब हो गया, ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंट्स करके हम जो एविडेंस इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस का। अगर हम सिंपल नेचुरल साइंस की बात करें, तो फिजिक्स में एक लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एक मिरर के ऊपर जब भी एक लाइट रे ऑफ लाइट पड़ती है, ठीक है, इंसिडेंट होती है, तो उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर? ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। क्लियर? ये कैसे पता करा गया है, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, ये सब पता करा गया है। ठीक है।
अब इसको हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसके क्या है, अपने यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, जिसको जो कि एम्पिरिकल एविडेंसेस पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड आपका एम्पिरिकल एविडेंसेस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन करके ये लॉ ऑफ डिमांड आपका इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो साइंस हो गया। आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो एक साइंस है, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट साइंस। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में आपने देखा है कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे गिफन गुड्स। ठीक है, उन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती, तो ऐसे भी केसेस हैं जहां पर वो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाती है। लेकिन साइंस जो आपका नेचुरल साइंसेज हैं उसमें ऐसा नहीं होता, तो इसलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक परफेक्ट साइंस नहीं मानते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ बात करते हैं आर्ट की। अब आर्ट क्या होता है? साइंस तो हो गया, आपने एक नॉलेज हासिल करी। ठीक है, इसका अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया जाए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, आर्ट को हम जैसे बहुत अगर कंजर्वेटिवली अगर हम बात करें, मतलब बहुत ही अगर संकुचित तरीके से अगर हम बात करें, तो आर्ट हमारा क्या होता है? म्यूजिक, डांस, आर्ट, पेंटिंग। इसको हम आर्ट, जब भी हम आर्ट बोलेंगे तो हमें यही दिमाग में आता है, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी आपका आर्टिस्ट है, उसने क्या करा, पहले नॉलेज हासिल करी, म्यूजिक को सीखा उसने, और उसको अप्लाई कर रहा है। क्लियर? तो जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो भी क्या है, आप नॉलेज हासिल कर रहे हो, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा, इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज हासिल करी, अब उसको क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सो देयरफॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम आर्ट कहते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के? बेसिक ऑब्जेक्टिव इस बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या है? बिजनेस की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना, स्टडी करना, और सॉल्यूशन सजेस्ट करना। ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा, मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। तो इसमें हम क्या क्या एनलिस्ट कर सकते हैं? इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस प्रैक्टिस के साथ जोड़ना, यानी इंटीग्रेट करना। ठीक है, एम्प्लॉय द मोस्ट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। फिर एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेज इन ऑप्टिमल मैनर। जो हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं, थोड़े रिसोर्सेज हैं, थोड़े क्यों हैं? क्योंकि हमारी वांट्स जो है अनलिमिटेड है। ठीक है, इसलिए उनको बेस्ट पॉसिबल वे में एलोकेट करना, टू मेक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ फर्म। फर्म को डेवलपमेंट की तरफ ले जाना, ग्रोथ की तरफ ले जाना। हेल्प अचीव अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म लाइक अटेनिंग इंडस्ट्री लीडरशिप, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट शेयर एक्सेट्रा। ठीक है, यानी फर्म्स के जो भी गोल्स हैं उन गोल्स को हासिल करना, रिस्क को कम करना, डिमांड और सेल को फोरकास्ट करने में मदद करना। ठीक है, क्योंकि हमने जैसे पहले बात करी, मैं प्रोडक्शन कितनी करूंगा ये मुझे पहले डिसाइड करना पड़ता है। वो डिसीजन कैसे लिया जाता है कि मेरी सेल कितनी होगी। ठीक है, उतना ही गुड्स बनाएंगे ना जितनी सेल होगी हमारी। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? हम डिमांड की फोरकास्टिंग करते हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं कि हम किस तरह से पता लगा रहे हैं कि हमारे गुड्स की डिमांड क्या है। ठीक है, देन हेल्प इन द ऑपरेशन ऑफ फर्म बाय हेल्पिंग इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। इसका मतलब है सिंपल, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल हम क्या किस में कर रहे हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बिजनेस मैनेजमेंट की जो फंक्शंस होती हैं। ठीक है, बिजनेस पॉलिसीज को बनाने में यूज करना बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ठीक है, एंड हेल्प इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब होता है कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंडर। ठीक है,
बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आता है। तो हम जैसे बात कर चुके हैं डिमांड और सेल्स का एनालिसिस, डिमांड और सेल्स की फोरकास्टिंग। ठीक है, क्योंकि हम प्रोडक्शन अनलिमिटेड नहीं कर सकते, थोड़ी करने का रिस्क भी नहीं उठा सकते। तो मुझे एक एस्टिमेट चाहिए होता है कि इतनी डिमांड होगी, उसके आसपास हम डिसाइड करेंगे कितना हमें प्रोडक्शन करना है। तो वो डिमांड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एक्टिविटी आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। कॉस्ट और प्रोडक्शन का एनालिसिस, कॉस्ट कितनी लग रही है, प्रोडक्शन कितना करना है। ठीक है, ये सारी चीजें देखना। प्राइसिंग डिसीजन, हमें प्राइस कितना फिक्स करना है। ठीक है, ये सारा इसमें आता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर प्रॉफिट मैनेजमेंट, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करना है। ठीक है, ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट हो जाएगा आपका प्लांट मशीनरी वगैरह में जो भी आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, वो आपको उतनी रिटर्न दे देगा। ठीक है, आप जितना आज लगा रहे हो उतना उससे हमें रिटर्न मिल जाएगा क्या, ये सब चीजें एनालाइज करना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल मैनेजमेंट। फिर आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मतलब मेरे पास स्टॉक होना चाहिए, रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड गुड्स का मेरे पास स्टॉक होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई, सपोज करो कि अचानक से डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो मुझे रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा। तो उस नीड को मैं मीट कर सकता हूँ क्या, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता कि स्टॉक अनलिमिटेड मैं अपने पास रख लूं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अनलिमिटेड तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रख लूं। तो कितनी क्वांटिटी में रखनी है, ठीक है, ये आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने स्टडी करा हुआ है। पूरा आपका इन्वेंट्री एनालिसिस होता है उसके अंदर। ठीक है, जिसमें आप रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ठीक है, ये सब चीजें आप उसमें कैलकुलेट करते हो, उसके हिसाब से स्टॉक मेंटेन की जाती है। ठीक है, फिर एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंटल जो आपकी पॉलिसीज हैं, अगर आप उनको वायलेट करते हो तो फाइंस होते हैं, पेनल्टीज होती हैं। तो इस चीज को भी देखना। क्लियर। देन आता है आपका बिजनेस साइकिल्स। ठीक है, बिजनेस साइकिल्स को स्टडी करना, ये पता करना कि इकोनॉमी अभी बिजनेस साइकिल में किस पोजीशन पर है, कौन से प्लेस पर है। ठीक है, आगे क्या होने वाला है, ये सब चीजें स्टडी करना ताकि हम उस हिसाब से प्लानिंग कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे स्कोप बिजनेस इकोनॉमिक्स के। अब बिजनेस इकोनॉमिस्ट के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिस्ट या मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट कौन होता है, हु मैनेजेस बिजनेस एफिशिएंटली यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड मेथोडोलॉजीज। He supports the management team in better decision making through his analytical skills and specialized techniques. ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर भी कह सकते हैं। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फोर्सेस। ठीक है, जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रही हैं, ऐसी सारी इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फोर्सेस को उसको स्टडी करना होता है। ठीक है, तो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है उसके तीन इंपॉर्टेंट रोल हैं। पहला क्या है, डिमांड का एनालिसिस और फोरकास्टिंग, कैपिटल मैनेजमेंट और प्रॉफिट मैनेजमेंट। ये मेन ब्रॉडली तीन आपके रोल्स हैं बिजनेस इकोनॉमिस्ट के। ठीक है, अब इसमें हम आगे स्टडी करते हैं। ये क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करता है। ठीक है, क्या चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। ठीक ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 80s के दौरान जो है फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए थे। ठीक है, तो बिजनेस फर्म्स जो है वो ये एनालाइज करेंगे कि पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कार्स की डिमांड रिड्यूस हो। क्लियर। तो अब इस थ्रेट, ये एक थ्रेट हो गया। ठीक है, एक चुनौती हो गई है। इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, अदरवाइज तो हमारे बिजनेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे निपटने के लिए उन्होंने क्या करा, फ्यूल एफिशिएंट कार्स बनानी शुरू करी। ठीक है, ये फ्यूल एफिशिएंट कार यानी जो छोटी कारें होती थी, स्मॉल कार्स, ठीक है, वो बनानी शुरू करी या बजट कार्स बनानी शुरू करी। जिससे क्या हुआ, कार्स की डिमांड इतनी बढ़ी कि आजकल कॉमन
पीपल, मतलब आजकल एक नेसेसिटी बन चुकी है कार, कार होना, ठीक है। फिर बिजनेस के ऑपरेशंस को एनालाइज करता है कि किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, कहीं कोई रुकावट तो नहीं आ रही है, एक्सेट्रा। ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग एस्टिमेशन, हम इसके बारे में काफी बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर प्रोडक्शन प्लानिंग होती है कि सारा शेड्यूल करना चीजों को कि कब कौन सी प्रोसेस चलेगा। ठीक है, ये आपका मेनली ऑपरेशंस रिसर्च का रहता है। फिर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, ठीक है। जो आपका बिजनेस मैनेजर है वो क्या करता है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है बाय कम्युनिकेटिंग ऑल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। इंटेलिजेंस सर्विस का क्या मतलब होता है? इंटेलिजेंस सर्विस आपने नेशन के लेवल पर आपने सुना होगा कि इंटेलिजेंस मिली है, ठीक है, इंटेलिजेंस को एक सुराग मिला है इंटेलिजेंस ब्यूरो को। तो उनका काम क्या होता है कि एनालाइज करते रहना एनवायरनमेंट को, और उसमें देखना कुछ ऐसी कोई चीज जो हमारी इकोनॉमी, मतलब हमारे बिजनेस को अफेक्ट करने वाली है क्या, तो वो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सबको प्रोवाइड करना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हो जाएगा। फिर वही आता है कि हमारा मशीन्स हैं, सपोज करो 2 या 3 मशीन्स का ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, कि इन तीनों में से मुझे कोई एक मशीन परचेज करनी है। तो हर एक में क्या करते हैं हम, कितनी रिटर्न देगी, कौन सी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी मशीन, क्लियर, वो चीज डिसाइड करना। फिर एक रीजनेबल प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट तो अर्न करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम एक रीजनेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना क्यों इम्पॉसिबल होता है? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है और वो फ्यूचर के बारे में है, ठीक है। फ्यूचर हमारा अनप्रिडिक्टेबल है, हम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, रीजनेबल रैशनल अप्रोच लेके चलना पड़ता है, क्लियर। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, हम रीजनेबल प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है। फिर आता है बेटर रिलेशंस मेंटेन करना। एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट या बिजनेस इकोनॉमिस्ट का काम क्या होता है कि जो भी इंटरनल एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, इंटरनल एजेंसीज हो जाएंगे आपके एम्प्लॉयज, ट्रेड यूनियंस, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज जिनके साथ आपको डील करना पड़ता है, आपके क्रेडिटर्स, आपके सप्लायर्स, ठीक है। इन सब के साथ जो है कस्टमर्स वगैरह, पब्लिक वगैरह, इन सब के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स का। अब हम आते हैं बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल क्या है? जो उतार चढ़ाव आते हैं बिजनेस एक्टिविटी में या इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है, उन उतार चढ़ाव को मेजर करना, ठीक है। अब ये मेजर किस टर्म में किए जाते हैं? हम सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है, वो हम सबसे पहले यहां पर पता लगाते हैं, ठीक है। वो हमने लाइन प्लॉट कर ली। अब इसके हिसाब से हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल क्या है? इट इज द फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी अराउंड इट्स लॉन्ग टर्म नेचुरल ग्रोथ रेट या स्टेडी ग्रोथ रेट, ठीक है। तो जो भी हमारा पिछला जो डेटा है हमारे पास, उसके हिसाब से जो हमारा स्टेडी ग्रोथ रेट, अगर एक स्टेडीली चले, ठीक है, कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, अगर तो किस रेट पर ग्रो करेगी इकोनॉमी, तो वो हम सबसे पहले पता करते हैं। तो बिजनेस साइकिल इज कंप्लीटेड व्हेन इट गोज थ्रू अ सिंगल बूम एंड अ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये सिंगल, ये बूम का हो गया और ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो ये बिजनेस साइकिल आपकी यहां से कंप्लीट हो जाती है, क्लियर। सो स्टेडी ग्रोथ रेट के ऊपर अगर राइज कर रहा है, हमारी जो इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर राइज कर रही है, ठीक है, तो हम इस फेज को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। ये मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है, इसको हम बोलते हैं पीक, जिसके बियॉन्ड क्या होता है? गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर दोनों ही कंडीशन में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, बट स्टेडी ग्रोथ रेट के ऊपर है, तो हम इसे क्या बोलते हैं?
रिसेशन। लेकिन अगर ये स्टेडी ग्रोथ रेट से नीचे पहुंच जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन आने के बाद इसका लोएस्ट पॉइंट ट्रफ कहलाता है। ठीक है। अब अगेन यहां पर भी इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी ग्रोथ पे है, इंक्रीज हो रही है, और यहां पर भी इंक्रीज हो रही है। फर्क क्या है? ये जो इंक्रीज है अभी वो नेचुरल ग्रोथ रेट से नीचे है, यानी स्टेडी ग्रोथ रेट से कम है अभी। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिकवरी। और अगर ये स्टेडी ग्रोथ रेट के ऊपर आ जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। क्लियर? तो ये सारे आपके बिजनेस साइकिल के फेजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहां पे खत्म होता है, चैप्टर 1।